हेलो बच्चों, आज हम लोगों को टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन करना है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं, आपने लगभग 22 क्वेश्चन बच्चों पूछे हैं और इसमें टॉपिक थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनऑर्गेनिक में था फिफ्थ ग्रुप और ऑर्गेनिक में था एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर और एरोमेटिक का क्लोरोबेंजीन और फिनॉल, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव और एल्कोहल और फिनॉल, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों थे। अच्छा बच्चों, मैं बार बार देखता हूँ कि बच्चे मुझसे मैसेज करते हैं कि सर पेपर कैसे डाउनलोड करें। कितने बार बता चुके, 7 टेस्ट हो चुके हैं लगातार कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होता है जिसको प्रेस करने पर आपको पूरा पेपर मिल जाएगा विद आंसर। ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ पेपर नंबर 7। आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है बेटा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं भाई क्या है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब फॉल्स। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। अच्छा भाई, देखिए हेनरी लॉ के ऊपर क्वेश्चन है तो क्यों ना मैं सबसे पहले थोड़ा सा हेनरी लॉ ही आपको बता दूं। हेनरी लॉ हमें बताता है अबाउट effect of pressure over solubility of a gas। हेनरी लॉ हमें बताता है अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ओवर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई गैस है और मैंने इसको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, एक सॉल्यूशन बना और आपको जान की खुशी होगी द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ऑफ कोर्स एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। ये देखिए, डिसॉल्व गैस और अनडिसॉल्व गैस के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। देखिए वो जो प्रोसेस चूंकि एक्सोथर्मिक है तो इसमें कोई शक नहीं है कि लो टेम्परेचर फेवर्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। पहला पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां से रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर आप कम करेंगे, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज लो टेम्परेचर फेवर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। अब मैं, ये तो छोटा सा अलग से पॉइंट है, अब मैं हेनरी लॉ के बारे में बताने जा रहा हूं कि इसने किस प्रकार से प्रेशर का प्रभाव पड़ाया ओवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हेनरी लॉ हमसे कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव टू सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। हम लोग सॉल्युबिलिटी को हेनरी लॉ में मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिनोट करते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाओगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव टू सॉल्यूशन बराबर आ जाएगा, एक हेनरीज कांस्टेंट आएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो यहां से आप देख सकते हैं जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से दिखाई पड़ रहा है, thus वी कैन राइट कि हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी को किस टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या दिखाई पड़ रही है सारी चीजें बच्चों? अच्छा, बहुत बढ़िया, सबको दिखाई पड़ा। ओके, अब आइए मैं 1 बाय 1 ये स्टेटमेंट पढ़ता हूं, देखते हैं कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज का मतलब अबव टू सॉल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन फेज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू एट सेम टेम्परेचर। बच्चों बिल्कुल, केएच की जो वैल्यू होती है ये अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है। भाई हर गैस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है।
रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में अलग है और इनर्ट गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में अलग है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में अलग है। तो सॉल्युबिलिटी अगर अलग अलग होगी तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी, इसलिए यह स्टेटमेंट भी ट्रू है। द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सुनो जरा, सुनना, टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी घटा और सॉल्युबिलिटी घटा तो KH बढ़ा। तो यहां से निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि KH जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बिल्कुल सही बात भाई, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली, KH भी सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली, तो KH और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली होंगे। तो अगर KH को बढ़ाना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। हायर द वैल्यू ऑफ KH हायर विल बी सॉल्युबिलिटी। गलत, KH सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। सो दिस इज द राइट आंसर। बच्चों एक बात बताना भूल गया, इस पेपर में बहुत से क्वेश्चंस में मैं एनसीईआरटी की पेज नंबर डालना भूल गया था। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर एनसीईआरटी के बाहर है, नो नेवर। एक एक क्वेश्चन 4-4, 5-5 एनसीईआरटी की लाइन से मैंने बनाया है। ओके, वो पेज नंबर डालना मैं भूल गया था कुछ क्वेश्चंस में, राइट। आई थिंक ये सवाल क्लियर हो गया होगा। दूसरे का 4th हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपने पूछा है, ये आइए बड़ा इसको देखते हैं। देखिए, अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसको मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। देखिए, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ ही लिया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव टू सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। देखिए बच्चों, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आपको ये क्लियर होना चाहिए y बराबर mx। मतलब अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, जैसे देखिए ये इन्होंने दिया है, पार्शियल प्रेशर लिया है और ये देखिए इन्होंने मोल फ्रैक्शन लिया है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सो ग्राफ आपको सही दिया गया। ये आपसे चाहते क्या है कि KH की वैल्यू बताइए। मेरे भाई, आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, मान लो आपने इस पॉइंट को पकड़ा, तो इस पॉइंट पे पार्शियल प्रेशर कितना है 500, KH निकालना है। और इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन कितना है 0.01, तो यहां से KH की वैल्यू आ गई। दशमलव हटाओगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 5 × 10⁴। चूंकि पार्शियल प्रेशर आपने टॉर में लिया है तो KH का जो यूनिट होगा वो टॉर में आएगा। सो द आंसर इज सेकेंड, राइट। बच्चों अगर आप इस पॉइंट पर फोकस करते आंसर तब भी यही आता, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सेम आंसर आएगा। देखिए पार्शियल प्रेशर है 1000, KH आपको निकालना है और इस पर मोल फ्रैक्शन है 0.02, तो यहां से भी आंसर बच्चों सेम आएगा टॉर में। तो चाहे इसको फोकस करो चाहे इसको, बच्चों जानते हो आप अगर इसको भी फोकस करोगे तो भी वही आंसर आएगा और इसको फोकस करोगे तो भी वही आंसर आएगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर आपने हमसे 7 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बेटा वैसे तो जितने भी अच्छे सवाल होते हैं मैं बता देता हूं, अगर किसी का कोई सवाल रह जाया करे तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ लिया करे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच वन द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट। लो भाई साफ साफ लिख गया है फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 मोलर aqueous solution ऑफ ईच कंपोनेंट इज। बच्चों देखिए हमें मालूम होना चाहिए पाई बराबर होता है ICST। I इज द वांट ऑफ फैक्टर। देखिए मोलैरिटी सबकी सेम है, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट, तो सीधी सी बात है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
जिसके लिए आई बड़ा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। BaCl2 के लिए आई बराबर 3 आएगा, KCl टूटकर 2 आयन देगा, आई बराबर 2 होगा। बच्चों वैसे तो एसिटिक एसिड भी टूटकर 2 आयन देगा, ये भी 2 दे रहा है और ये भी 2 दे रहा है, तो इसके लिए भी आई क्या होना चाहिए 2, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए दिस इज ए वीक एसिड, और अगर वीक एसिड है तो इसका जो अल्फा होगा वो लेस देन 1 होगा, इसलिए इसकी आई की जो वैल्यू होगी बच्चों, इसकी जो आई की वैल्यू होगी वो 2 से कम होगी लेकिन 1 से ज्यादा होगी। 1 से ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो 1 से ज्यादा होगी। 2 से कम इसलिए होगी क्योंकि ये 100% नहीं टूटेगा तो 2 से कम होगी। और चौथा आपको दिया है सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई की वैल्यू 1, तो सबसे ज्यादा आई की वैल्यू BaCl2 की है, तो BaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, उससे कम ऑस्मोटिक प्रेशर KCl का होगा, उससे कम ऑस्मोटिक प्रेशर एसिटिक एसिड का होगा, और सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर सुक्रोज का होगा। इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, सही। ओके, पहला वाला स्टेटमेंट बच्चों क्या है, सही। 2 सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलैलिटी, सेम मोलैलिटी है और सॉल्यूशन सुक्रोज का है, प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, विल हैव सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। बिल्कुल गलत बात मेरे भाई। एक बात बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर KF इंटू मोलैलिटी। KF इज ए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर मोलैलिटी आपने सेम कर भी दी तो भी आपका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो KF पर डिपेंड करेगा। पानी में घोलोगे KF अलग होगा, साइक्लोहेक्सेन में घोलोगे KF अलग होगा, और अगर KF अलग होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। इसलिए ये पॉइंट गलत है, ये सेम बोल रहे हैं, ये सेम बोल रहे हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय पाई बराबर MRT। मैंने CST बोला था, आप लोग C की जगह M लिख सकते हैं, R की जगह S लिख सकते हैं, तो ये तो सही है। राउट लॉ स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ओवर ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। आपने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। ये राउट्स लॉ है। किसी वोलेटाइल लिक्विड का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। इसलिए चौथा वाला बच्चों सही है। तो आपसे पूछा था फॉल्स, फॉल्स कौन सा है, सेकंड वाला बच्चों फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा है। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, बता तो कई बार चुका हूं, बस दोबारा बताने जा रहा हूं। मेरा मेन फोकस एनसीईआरटी की लाइंस पर है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं देखिए ज्यादा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना उम्मीद है कि न्यूमेरिकल पोर्शन में मेरे बच्चों को दिक्कत है ही नहीं। कई एनसीईआरटी की लाइन से स्टेटमेंट वाला कोई सवाल ना पूछ ले नीट वाले, जो हमारे बच्चों को प्रॉब्लम ना कर दे, इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले बना रहा हूं। और बच्चों जो स्टेटमेंट वाले सवाल कर लेते हैं वो किसी भी सवाल को कर सकते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8, फॉर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर द करेक्ट स्टेटमेंट इट। आपको मालूम है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कंसंट्रेशन बोले तो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। आई इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल सही है।
डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट। बिल्कुल सही बात बच्चों, 1 मोल मिर्च का पाउडर पानी में घोलो या 1 मोल यूरिया का क्रिस्टल आप पानी में घोलो, अगर दोनों के 1-1 मोल घोले हैं, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होंगी। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि मिर्च जो है वो कड़वा है, तीखा है, और यूरिया जो होता है वो अलग प्रकार का टेस्ट होता है उसका, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। आप 1 गिलास में 1 मोल शक्कर घोलो, 1 गिलास में 1 मोल मिर्च का पाउडर घोलो, दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होंगी क्योंकि कंसंट्रेशन सेम होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मीठा होगा और ये तीखा होगा। डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी अभी आपने देखा, इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाके टूट जाएगा, आई का यूज होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, यहां तक सही है। एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल सही बात है, दोनों सेम चीजें लिखी हुई है। डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर पर डिपेंड नहीं करता, गलत हो गया, यहां पर भी लिखा है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो आपसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, पहला और दूसरा करेक्ट है, सो सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, 8th का बच्चों सेकंड आंसर होगा, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो वो सिर्फ सॉल्यूट पर, वो सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नेचर क्या होगा। आई क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों। फॉर ए सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग लिक्विड पी एंड क्यू, द वेपर प्रेशर ऑफ पी, पी यहां पर लिक्विड को डिनोट नहीं कर रहा, वेपर प्रेशर ऑफ पी मतलब वेपर प्रेशर दिया है आपको पी, प्लॉटेड अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन। या अगर ये चीज ना भी लिखी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, जबरदस्ती सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर सकता है। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। फॉर ए सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग लिक्विड पी एंड लिक्विड की क्यू, द वेपर प्रेशर दैट इज पी प्लॉटेड अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन एज सोन इन फिगर। बिल्कुल सही बात है, वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट किया है, और आपने ये बनाया कैसे है, लिक्विड पी को लिक्विड की क्यू के साथ मिलाकर आपने ये मिक्सचर तैयार किया था। ये ग्राफ आपको मैंने कॉपी पे पढ़ाया है। इस पॉइंट पर अगर देखें तो P का मोल फ्रैक्शन 0 है, Q का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब ये पॉइंट डिनोट कर रहा है प्योर लिक्विड Q, और ये पॉइंट डिनोट कर रहा है प्योर लिक्विड P, क्योंकि Q तो यहां पर है ही नहीं। बाकी जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, ये सारे जो सारे पॉइंट हैं, ये मिक्सचर को डिनोट करेंगे, सॉल्यूशन को डिनोट करेंगे। पहले इतना समझ में आना चाहिए। बात नंबर 2, बेटा अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद आगे जरा अगर चला जाए, देखिए बेटा ग्राफ आप लोग अगर देख रहे होंगे, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ग्राफ बच्चों स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप देख सकते हैं, आप इसको अगर यहां से मिलाएं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, हल्का उठा हुआ है, मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात अगर हम लोग करें यहां पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सीधी लाइन जो मैंने डॉट 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 करके बनाई है, ये क्या डिनोट कर रहा है, तो आप देखें ये सीधी लाइन यहां पर 0 है और यहां पर मैक्सिमम है, तो ये सीधी लाइन डिनोट कर रहा है अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ P, क्योंकि यहां पर P 0 है तो ये लाइन भी 0 हो गई, यहां पर P मैक्सिमम है तो ये लाइन भी मैक्सिमम हो गई, मतलब ये डिनोट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ P। अगर आपको इतना क्लियर है तो आइए पॉइंट पढ़ना चालू करें। द पॉइंट M, ये वाला पॉइंट
रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्यू, गलत। ये है प्योर लिक्विड पी, मतलब ये जो एम होगा, ये पॉइंट एम होगा, ये डिनोट करेगा प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ पी, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। ओके, इन्होंने कहा पॉइंट एम रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्यू, गलत है बच्चों। यहां पर तो क्यू है ही नहीं, तो यहां पर तो सिर्फ पी है, तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर आप देख रहे हो ये प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ पी होगा, गलत हो गया। अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन पीपी इन प्योर लिक्विड पी एंड क्यू क्यू इन प्योर लिक्विड क्यू आर स्ट्रॉन्गर देन बिटवीन पी क्यू। इनका कहना है कि पी क्यू के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ये फोर्स वीक फोर्स है। प्योर पी और प्योर क्यू में जो लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू पी क्यू, तो पी क्यू में लगने वाला फोर्स वीक। अगर पी क्यू में लगने वाला फोर्स वीक होगा तो वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, जैसा कि मैं पहले कह रहा हूं, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। पॉजिटिव डेविएशन तभी शो होता है जब डिफरेंट कंपोनेंट में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो, दोनों मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वेपर प्रेशर भी जो है बढ़ जाएगा और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। राइट, आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चों। ओ सॉरी, ये तो वापस भी नहीं आ पाएगा। ओके, वो रब हो गया, आप देख लीजिएगा। अब जो मैंने यहां पे लिखा था, आगे बढ़ना पड़ेगा ये। ओके, नेक्स्ट बच्चों, जस्ट ए मिनट। ये वाला पॉइंट क्या था? फॉल्स था ना, और ये वाला पॉइंट क्या था? ट्रू था। नीचे आओ। द पॉइंट एम रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्यू, फिर गलत बोल रहे हैं, ये फॉल्स है, क्यू नहीं पी होना चाहिए। द पॉइंट एम रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड पी, बिल्कुल सही है, प्योर लिक्विड पी। एंड राउल्स लॉ ओबेड व्हेन एक्सपी इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही बात है। यहीं पर राउल्स लॉ लगेगा और यहां पे राउल्स लॉ लगेगा, बाकी बीच में तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो बीच में राउल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पे राउल्स लॉ लग रहा है, और एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब मिक्सचर नहीं है, प्योर सॉल्वेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही। तो आपसे बच्चों देख सकते हैं, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा और चौथा सही है। राइट, तो पूछा क्या था इन लोगों ने? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। दूसरा और चौथा करेक्ट है बच्चों, दूसरा और चौथा करेक्ट है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि मुझे बोर्ड में ये सवाल नहीं आ पाया है, मतलब तभी मैंने बोला अपने बच्चों से 30+ अच्छा माना जाएगा और 35 to 40+ बेस्ट माना जाएगा। ओके, तो अच्छे सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है। तो दूसरा और चौथा बच्चों क्या है? सही है। आगे बढ़ना चाहेंगे। इसके बाद आपने मुझसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा। हाँ बेटा सुन लो, थोड़ा बड़ा गला खराब चल रहा है तो चाय जरा पीनी पड़ेगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये आई एम सॉरी, ये मिस्टेक हुई है बच्चों। ये क्वेश्चन कॉमन करना पड़ेगा। क्यों कॉमन करना पड़ेगा? आप लोग जानते हैं कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, बेंजीन और टोलुइन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, फिनॉल एंड एनिलीन नेगेटिव डेविएशन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मेथनॉल ये भी पॉजिटिव डेविएशन होगा, और क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ये निगेटिव डेविएशन होगा। बच्चों इन्होंने आपसे पूछा था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले कौन है? पहला वाला पॉजिटिव है और चौथा वाला पॉजिटिव है, सो नन इज द राइट आंसर। फर्स्ट
एंड फोर्थ आर पॉजिटिव। अगर आपने फर्स्ट एंड फोर्थ सोचा था तो आप इस सवाल में 4 नंबर ले लीजिएगा। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन हो गया है, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है बच्चों। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथेनॉल को अगर देखें तो बच्चों मिथेनॉल में अगर हम लोग बात करें यही तो मिथेनॉल है। मिथेनॉल में लगना है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आप CCl4 के मॉलिक्यूल को डालोगे तो ये बीच बीच में जाके फंस जाएगा और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा या कमजोर कर देगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर घट गया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और वेपर प्रेशर बढ़ जाने का मतलब है कौन सा डेविएशन होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा। राइट बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों कॉमन करना पड़ेगा। अगर आपने ये सोचा था तो आप अपने नंबर्स में 5 नंबर्स को ऐड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी पूछा है, ऐसा है 14 भी पूछा है, तो ऐसे कर दे रहे हैं, दोनों सवाल दिखाई पड़े। आइए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट का मतलब है ये आपसे ट्रू चाहते हैं। आइए करते हैं। क्या है ट्रू? एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताना है बच्चों, ठीक है? तो एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। हाँ बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तुलना में ज्यादा आती है। यही बच्चों कारण होता है कि पॉलीमर और कोलोइडल सॉल्यूशन जिनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो जिनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छा खासा हो जाता है जिसको मेजर करना आसान होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पर भी अगर एक अच्छा मैग्नीट्यूड देखना चाहते हो तो किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड अच्छा होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड अच्छा होगा। इसीलिए इसका यूज करते हैं पॉलीमर और कोलोइडल के मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लाइक पॉलीमर। मैंने अभी बताया, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन हैव मोर सोलबिलिटी, बस यही पंगा हो गया। मोर की जगह होना चाहिए था लेस। लेस सॉल्युबल पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट हम ऑस्मोटिक प्रेशर से निकालते हैं। मोर लिखने के कारण यह स्टेटमेंट बच्चों गलत हो गया। आगे भी गलती है। बायोमोलिक्यूल विच आर स्टेबल एट हायर टेम्परेचर, यह भी मिस्टेक है। बायोमोलिक्यूल ऐसे होने चाहिए जो कंपैरेटिवली नॉट स्टेबल, इसलिए यह वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ओके, दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है बच्चों? फॉल्स। दूसरे वाले स्टेटमेंट में दो गलती हमने कर दी। लेस सॉल्युबल की जगह हमने लिख दिया है मोर सॉल्युबल, और नॉट स्टेबल की जगह लिख दिया है स्टेबल, इसलिए दूसरा वाला गलत है। दूसरे वाले की पहली 2 लाइनें सही लिखी थी, लेकिन आगे की 2 लाइनें गलत हो गई हैं। इफ प्रेशर इज अप्लाइड ओवर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इफ प्रेशर इज अप्लाइड ओवर concentrated solution, the rate of osmosis increases। बच्चों ये भी गलत है। कंसंट्रेटेड मतलब हाइपरटोनिक पर अगर प्रेशर डालते हैं तो ऑस्मोसिस कम होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि ऑस्मोसिस रुक जाता है।
अब तो प्रेशर डालने पे बढ़ा या घटा, घटा, जबकि ये क्या कह रहे हैं, बढ़ा। गलत है, सही सिर्फ कौन सा होगा, पहला स्टेटमेंट। ओके बच्चों, ध्यान रखिए 13 का आंसर होगा फर्स्ट। आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। आप देखिए 14 वाला आपको याद होगा, लिक्विड ए और लिक्विड बी, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर हमने मिलाया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दैट इज XA इंटू पी नॉट ए प्लस XB इंटू पी नॉट बी। कौन सा लॉ लगा रहे हैं, राउल्ट्स लॉ का यूज कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, इन्होंने जो आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, ध्यान दो, उन्होंने XB के मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया है। ये इस नीचे कर देना इसको, XA यूज नहीं किया, तो हमें XA को हटाना पड़ेगा। हम XA को कैसे हटाएं, आपको मालूम है किसी मिक्सचर में सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है, तो XA की जगह हम रख सकते हैं 1 माइनस XB और पी नॉट ए अपनी जगह पर रहेगा। हमें इस इक्वेशन को इस रूप में बदलना है, मतलब हमको एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए है, तो इसको अंदर ले जाइए, पी नॉट ए माइनस XB पी नॉट ए प्लस XB पी नॉट बी। प्योर स्टेट वेपर प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू तो निकल आई। अब हमें एक ऐसी चीज चाहिए है जहां पर XB बाहर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक में हम XB को कॉमन लेंगे विद नेगेटिव साइन। सॉरी, नेगेटिव तो हमें चाहिए, अच्छा तो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया XB। ओके, तो नेगेटिव XB कॉमन लिया है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस पी नॉट बी। ये देखिए आपने सबसे ऊपर लिखी इस इक्वेशन को इस रूप में बदल दिया। क्यों बदला है इस रूप में, क्योंकि हमको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो इसी रूप में दी गई है। ध्यान रखिए बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू है बाहर है, इन दोनों में हमने माइनस का XB कॉमन लिया। जब माइनस का XB कॉमन लोगे तो ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करिए, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर बराबर, यहां 120 लिखा है, यहां पी नॉट ए लिखा है, तो क्लियर होना चाहिए कि पी नॉट ए की वैल्यू 120 आ गई। ये लीजिए एक आंसर आ गया। माइनस लिखा है, माइनस लिखा, XB लिखा, XB लिखा, यहां लिखा है 75 और यहां लिखा है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, तो कंपेयर करिए, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बराबर 75। पी नॉट ए की वैल्यू 120 रखिए, 75 को इधर लाइए, पी नॉट बी को उधर ले जाइए, जगह नहीं है मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो पी नॉट बी बच्चों आ जाएगा 120 में से 75 को माइनस करेंगे तो 45 आएगा। तो पी नॉट ए आ गया 120 और पी नॉट बी आ गया 45, तो कौन सा आंसर सही होगा, थर्ड आंसर सही होगा। ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, राउल्ट्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन था, साफ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा यहां पे लिख दे तो भी साफ दिखाई पड़ेगा, देखें जरा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 120 में जब आप 75 को माइनस करेंगे तो 45 आएगा। दिखाई पड़ा ये वाला, अच्छा दिखाई पड़ा, बढ़िया बेटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 मैंने आपको बताया। 14 के बाद आपने 16 क्यों पूछा है बेटा, इसमें तो कुछ नहीं था। 16 आपने पूछा, ये देखो बेटा, ये देखो
बच्चों क्वेश्चन रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का है, आपको मत मालूम होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको याद हो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम लोग बात करें फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में स्मॉल एन इज मच लेस देन कैपिटल एन, तो स्मॉल एन को छोड़ देंगे तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। राइट, अब देखिए जरा, द रिलेटिव लोवरिंग और वेपर प्रेशर प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 71.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 1000 ग्राम। इस फलाना रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर दिया है 0.00713। आपसे पूछ रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछा जा रहा है। आइए वैल्यू रखते हैं। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर 0.00713 बराबर, बच्चों मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। पानी है, इसको ऊपर ले जाइए तो 71.5 इंटू 18 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये देखो बेटा, 1 2 3 दशमलव यहां से उठकर यहां पर आ जाएगा। ठीक, अब अगर इस दशमलव को हम यहां पे ले जाएं तो यहां पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। 71.5 से 71.3 को काटो यार, तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 180। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 4, 180। मॉलिक्यूलर वेट आएगा बच्चों 180। राइट, 16 के बाद आपने हमसे क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों 19 भी कॉमन करना पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ये कंप्यूटर ऑपरेटर की मिस्टेक हुई है, शायद थोड़ी सी मुझसे भी हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप कॉमन कर सकते हैं। सवाल 10 वाला भी बहुत अच्छा है, सवाल 19 वाला भी सुपर क्वेश्चन है। बस ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसको भी कॉमन करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। इधर देखिए बच्चों क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल था बट कॉमन करना पड़ेगा। इफ फॉर ए सुक्रोज सॉल्यूशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point for sucrose solution is 0.1। तो मेरे भाई ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, Kb इंटू मोलैलिटी। अच्छा, और elevation in boiling point for NaCl ये हो जाएगा I इंटू Kb इंटू मोलैलिटी। आई की वैल्यू 2 रखेंगे क्योंकि टूटकर 2 आयन देगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा की वैल्यू 1 होगी, और Kb इंटू मोलैलिटी की जगह ये रख दो। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl आ गया 0.2। बच्चों आप लोग के चक्कर में मैंने ऐसे किया, अदरवाइज मुंह जवानी कर सकते थे। इलेक्ट्रोलाइट का अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 0.1 है, चूंकि ये टूटकर 2 आयन देगा तो इसकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उससे 2 गुनी होंगी, 0.1 का 2 गुना 0.2। चूंकि मैं ऐसे टीचर आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने सिस्टमेटिक लिखकर आपको दिखाया, तो भी आंसर कितना आया 0.2। हमने आपसे एक्चुअली हुआ क्या था बच्चों, यहां पर ये लोग हो गए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखना भूल गए थे और सेकंड आंसर इसका हो जाता। खैर
अब हम क्वेश्चन में करेक्शन नहीं कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन कॉमन करा दिया। क्वेश्चन क्या हो गया? कॉमन हो गया, क्योंकि कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। मैं क्वेश्चन को अगर सही रखूं और अब इसको सॉल्व करूं, तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। आपसे NaCl सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये वैल्यू आई है 0.2 फॉर NaCl। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है और सॉल्वेंट है पानी, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो TS की वैल्यू आ गई 100.2 डिग्री सेल्सियस। ये इसका राइट आंसर है। तो अगर मैं क्वेश्चन को वही रखूं तो उसका राइट आंसर आएगा 100.2 डिग्री सेल्सियस। सुक्रोज के इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हमें NaCl का इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिल गया और NaCl के इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हमें NaCl सॉल्यूशन का एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट मिल गया 100.2 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं होगा, इसका आंसर है, ये कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 100.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, बस बच्चों सिर्फ 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन में गलती थी, हो जाती है गलती क्योंकि थोड़े बड़े बड़े सवाल है, और बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 आपने पूछा है। आइए सवाल नंबर 21। अब ये अच्छा बच्चों, यही बच्चों देखिए, मैं एनसीईआरटी के पेज नंबर डालना भूल गया था। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज से है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट का मतलब है जवानो ट्रू। जनरल फार्मूला ऑफ एपेटाइट ए, सब कुछ सही है, लेकिन ये मिस्टेक कर दी गई है। एपेटाइट का जनरल फार्मूला होता है थ्राइस। कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम हैलाइड। ओके बच्चों, ये X क्या हो सकता है? ये X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन और OH। फ्लोरीन लोगे तो फ्लोर एपेटाइट, क्लोरीन लोगे तो क्लोर एपेटाइट, OH लोगे तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कभी कभी इस चीज को 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो Ca9 ऐसे लिख देते हैं, 3 दूनी 6, T6, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं इस चीज को, ठीक है। तो पहला वाला बच्चों क्या गलत हो गया? ये ट्वाइस कर दिया था इसलिए गलत हो गया। ओनली बिस्मथ फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेट, बिल्कुल सही बात है। बिस्मथ इज द ओनली एलिमेंट ऑफ 5th ग्रुप। बिस्मथ इज द ओनली एलिमेंट ऑफ 5th ग्रुप विच इज मेटेलिक, और जो मेटल होगा उसमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाएगा। नाइट्रोजन फॉर्म सॉलिड ऑक्साइड इन +2, +3, +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लिखकर इन्होंने गलती कर दी। आपको मालूम होना चाहिए N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। बच्चों +3, +4 और +5 वाले ही सिर्फ सॉलिड होते हैं। ये जो +2 वाले हैं और जो +1 वाले हैं ये गैस होते हैं, इसलिए तीसरा वाला बच्चों गलत है। तो सही सिर्फ कौन सा है? सेकंड वाला बच्चों सिर्फ सही है। 21 का आंसर होगा सेकंड। 21 के बाद आपने 25 पूछा है। देखेंगे। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू? चलिए बड़ी अच्छी बात है, ट्रू लिखा है। डाइनाइट्रोजन इज प्रोड्यूस कमर्शियली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, यहां तक तो बिल्कुल सही लिखा है। सो डाइनाइट्रोजन डिस्टिलेट, ओहो ये मामला गड़बड़ हो गया बच्चों। देखिए एयर जो होती है इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन खूब सारी है, खूब सारी है। 78% बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन खूब सारी है।
तो एयर का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब इसको गर्म करते हैं, तो हमें नाइट्रोजन प्राप्त होता है, और ये नाइट्रोजन को बनाने का लार्ज स्केल मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 32 और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 28। तो 28 होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले ऊपर जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बाद में ऊपर जाएगा। इन्होंने लिख दिया कि नाइट्रोजन डिस्टिल लेटर, नो, नाइट्रोजन डिस्टिल फर्स्ट। इसलिए आधी लाइन सही है, आधी लाइन गलत हो गई है। इन लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन impurity are removed by aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate। बिल्कुल सही बात है, आप ध्यान दीजिए। लैब में नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ गर्म करते हैं, तो सबसे पहले बनता है अमोनियम नाइट्राइड, जिसको गर्म करने पर वाटर अलग हो जाता है और नाइट्रोजन अलग। दिस इज द लैब मेथड। अच्छा, जब नाइट्रोजन को लैब में बनाते हैं तो NO और HNO3 की इम्प्योरिटी भी होती है, इम्प्योरिटी, और इस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एक मिक्सचर लेते हैं। ये मिक्सचर हम क्यों लेते हैं बच्चों? क्योंकि ये मिक्सचर काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जो NO को ऑक्सीडाइज कर देता है HNO3 में, और HNO3 पानी में डिसॉल्व हो जाता है और नाइट्रोजन ऊपर जाके इकट्ठा हो जाती है। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट NO को HNO3 में ऑक्सीडाइज करने का काम करता है और HNO3 की इंप्योरिटी वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और नाइट्रोजन पानी में तैर कर ऊपर आ जाती है। दिस इज द रोल ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इन लैबोरेटरी मेथड ऑफ नाइट्रोजन टू रिमूव इंप्योरिटी ऑफ NO एंड HNO3। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। नाइट्रोजन हैव टू स्टेबल आइसोटोप, बिल्कुल सही है, N14 एंड N15। लिक्विड नाइट्रोजन प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सब कुछ सही था अगर लिक्विड की जगह गैसियस लिखा होता, इसलिए ये गलत है। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर पैदा करने के लिए इन स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, तो ये गलत हो गया। कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट सही हैं, सो सेकंड इज द राइट आंसर। 25 के बाद आपने 26 पूछा है। आओ भाई, 26, ओके। क्या है भाई? अमोनिया गिव ब्लैक प्रिसिपिटेट विद कैलोमल। ठीक है, आइए पहले रिएक्शन बता देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। अमोनिया की रिएक्शन सबसे पहले हम कराने जा रहे हैं मर्क्यूरी क्लोराइड कोरोसिव सब्लिमेट के साथ। HCl अलग हो जाएगा और NH2HgCl का व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग अमोनिया की रिएक्शन कैलोमल से कराएं मर्क्यूरस क्लोराइड, तो एक मरकरी ज्यादा है, उस मरकरी को पहले अलग कर दो। अब ये बदल गया HgCl2 में, HCl अलग हो जाएगा और फिर से ऊपर वाला प्रोडक्ट ही बन जाएगा। ये होता है बच्चों ब्लैक, ये होता है व्हाइट। तो आप अगर ये कहें कि अमोनिया ऑन रिएक्शन विद कैलोमल गिव ब्लैक प्रिसिपिटेट, तो कोई गलत नहीं है, सही है, क्योंकि ये दोनों मिलकर भी ग्रे कलर बनाते हैं और ग्रे कलर इज ए टाइप ऑफ ब्लैक कलर, तो हम पहले वाले को सही मानेंगे। बिल्कुल सही है। अमोनिया गिव्स व्हाइट फ्यूम्स विद HCl, NH4Cl की फ्यूम्स बनेंगी। सेल अमोनियक व्हाइट फ्यूम्स होती हैं, यह भी सही है। अमोनिया इज ऑक्सीडाइज विद ऑक्सीजन
इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, बिल्कुल सही बात है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस HNO3 को बनाने का ये एक बढ़िया गुड ईल्ड ऑफ HNO3 प्राप्त होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अमोनिया कैन बी ड्राइड बाई फलाना, बिल्कुल गलत। अमोनिया एक बेस है, ये दोनों तो एसिडिक है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट बन जाएगा, ये दोनों इसको बर्बाद कर देंगे। और ये भी कम बदतमीज आदमी नहीं है, ये भी अमोनिया को बर्बाद कर देता है, एडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए इनमें से किसी का भी इस्तेमाल अमोनिया को ड्राई करने के लिए नहीं कर सकते। हम अमोनिया को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं क्विकलाइम का, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। इसके बाद बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, काफी सवाल पूछ लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, आइए देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ एसिडिक सेम। बच्चों आपको याद होना चाहिए, जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम होती है, जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम होती है तो याद करिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ घटनी चाहिए, जबकि आप बढ़ा रहे हैं, ये गलत हो गया। यहां पर आइए, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ देखिए, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, फील करो सब लोग। देखिए यहां पे सराउंडिंग है फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अगर देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब सुनना, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग होती है 3, ब्रोमीन की उससे कम होती है, आयोडीन की उससे कम होती है, ध्यान सब लोग। तो नाइट्रोजन जब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन घसीटेगा तो घसीटने में उसे दिक्कत आएगी, क्योंकि क्लोरीन भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जैसे जैसे हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन घसीटने में अच्छा महसूस करेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घसीटेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। बड़ा क्लियर हो गया। इसलिए आप देखिए ये बेसिक स्ट्रेंथ घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, बात बच्चों क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? ब्रोमीन की शायद 2.8 होती है, आयोडीन की तो और कम हो जाएगी, राइट? 2.8 होती है ब्रोमीन की, मुझे याद आ रहा है। ओके, तो जैसे जैसे हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घसीटने का टेंडेंसी बढ़ता जाएगा, लोन पेयर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ऑर्डर ऑफ पॉइजनस नेचर गलत। आपको मालूम हो चाहिए ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और पॉइजनस नेचर भी बढ़ता है, ये भी क्या है? गलत है। बॉन्ड एंगल बिल्कुल सही है, ऊपर से नीचे जाएंगे सेंटर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घटेगी सेंटर एलिमेंट की तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा। ये वाला स्टेटमेंट सही है। याद करिए, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एलिमेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एलिमेंट। अगर सेंटर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा। चौथा वाला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 30 का आंसर होगा 4। इसके बाद आपने 32 पूछा है। 32 देखिए, आइए 32 क्या? NO and N2O आर द पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड। बच्चों ये तो तुमने सही लिखा, लेकिन ये तुमने लिख दिया गलत। N2O नहीं, NO2। ध्यान रखिए, बहुत बच्चों से मिस्टेक हुई इस क्वेश्चन में।
NO and NO2 आर पैरामैग्नेटिक, तो ये दोनों होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। हमने N2 को लिख दिया, मैंने लाफिंग गैस लिख दी है, आप गच्चा खा गए, आप इसे NO2 समझ बैठे, ये गलत है। Bi2O5 इज मोस्ट अनस्टेबल ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। आपको ट्रिक याद होगी हमारी, साबु आपको ट्रिक याद होगी, मोस्ट स्टेबल लेफ्ट में सबसे ऊपर, मोस्ट एसिडिक राइट में सबसे ऊपर, मोस्ट बेसिक लेफ्ट में सबसे नीचे, और मोस्ट अनस्टेबल राइट में सबसे नीचे, अगर आपको याद हो। तो यहां पे मैंने एक बात और बताई थी कि इससे ज्यादा स्टेबल होता है एलो। तो लर्निंग ट्रिक थी बच्चों, साबु मोस्ट अनस्टेबल ऑक्साइड इज Bi2O5, वो स्टेटमेंट बच्चों सही है। नेक्स्ट, इन सॉलिड फेज PbR5 एग्जिस्ट एज फलाना, गलत। PbR5 सॉलिड फेज में PbR4 प्लस और Br माइनस में पाया जाता है, और PCl5 सॉलिड फेज में PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में पाया जाता है, गलत हो गया। H3PO4 और हीटिंग अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस गिव्स H4P2O7, गलत है। 600 पे गर्म अगर आप करेंगे तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाता है, HPO3, चौथा भी गलत है। नॉट फॉल्स आपसे पूछा, कौन गलत नहीं है, मतलब कौन सही है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, वन स्टेटमेंट, सेकंड वाला सही है, बाकी तीनों स्टेटमेंट बच्चों गलत है। इसलिए आप ध्यान से देखिए बच्चों, 32 का आंसर होगा फर्स्ट। इसके बाद आपने पूछा है 36, 37। 36 देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं था। अगर हम ध्यान से देखें, देखिए 1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A, C3H8O, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, CnH2n प्लस 2O, या तो ये एल्कोहल होगा या फिर ये ईथर होगा। रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ HI कंप्लीटली, 2 मोल ऑफ HI से ये कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा, आपको फील करना चाहिए। अगर ये एल्कोहल होता तो 1 मोल HI से रिएक्शन करता, 1 OH होता, 1 HI से रिएक्शन करता और एल्किल आयोडाइड को बना लेता। अगर ये 2 मोल HI से रिएक्शन कर रहा है तो गारंटी है इसके पास ईथर लिंकेज होगी, अर्थात हमारा आंसर जो होगा वो ईथर होगा। बच्चों, इस सवाल को अब करना ही नहीं था, मुंह जवानी आप कर सकते, देखना ये ईथर होगा तो एल्कोहल नहीं हो सकता, गलत हो गया। अब तीसरा और चौथे में अगर देखें, इथॉक्सी इथेन का मतलब है ये 4 कार्बन का ईथर है, जबकि एग्जामिनर ने हमको 3 कार्बन का ईथर दिया, तो ये भी आंसर गलत है। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा 4। बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे आप इस सवाल को कर सकते थे, 4th इज द राइट आंसर। खैर, मैं अपने स्टूडेंट को पूरा बताना चाहूंगा। गिव्स एक्स एंड वाई, करने की जरूरत नहीं थी सवाल को, बट मैं बता रहा हूं। वाई इज बॉइल्ड विद aqueous KOH, गिव्स जेड, एंड जेड आंसर्स द आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब ये आयोडोफॉर्म बना रहा है, येलो प्रिसिपिटेट। क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा, ए क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। अबे 3 कार्बन का ईथर एक ही पॉसिबल है, ये 2 मोल HI से रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये बॉन्ड कटेगा, H इसको I, सॉरी उल्टा लिख गया है,
प्लस को मिलेगा माइनस, माइनस को मिलेगा प्लस, और ये बॉन्ड भी कटेगा, माइनस को मिलेगा प्लस, प्लस को मिलेगा माइनस। तो X और Y में से एक होगा मेथिल आयोडाइड और एक होगा एथिल आयोडाइड। एक्वस के OH से रिएक्शन कर रहे हो तो जहां I होगा वहां OH आ जाएगा, तो CH3 CH2 OH, दिस इज Z। और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसके पास CH3 CHOH ग्रुप है, इसलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। हमने आपसे A पूछा था, उसके लिए सवाल को सॉल्व भी नहीं करना था। अगर हम आपसे Y पूछ लेते हाँ तो आपको सवाल सॉल्व करना पड़ जाता, क्योंकि Y होगा एथिल आयोडाइड और X होगा मेथिल आयोडाइड। अगर बच्चों मेथिल आयोडाइड को हम Y मान लेते तो यहां पर बनता मेथिल एल्कोहल, और मेथिल एल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसके पास CH3 CHOH ग्रुप नहीं है। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से एल्कोहल देते हैं? वो एल्कोहल जिनके पास CH3 CHOH ग्रुप होता है। इतनी चीज होनी चाहिए, ऐसे एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ये चीज एथिल एल्कोहल के पास पॉसिबल है, लेकिन मेथिल एल्कोहल के पास पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द राइट आंसर 36 का बच्चों 4। 37 आपने हमसे पूछा है और 38 ही पूछा है, 38 नहीं पूछा है, 37 ही पूछा है। आइए, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, सबसे पहले जरा आइसोब्यूटिल एल्कोहल बनाइए। ये आइसो ग्रुप हो गया, अभी 3 कार्बन है, हमको 4 कार्बन चाहिए। आइसोब्यूटिल एल्कोहल, जगह कम पड़ जाएगी इसलिए यहां से लिख रहे हैं। आइसोब्यूटिल एल्कोहल ये हो गया। अच्छा, अब आइसोब्यूटिल एल्कोहल में 2 रिएक्शन कराई जा रही है। पहली रिएक्शन कराई जा रही है PbR3 से फॉलोड बाय मैग्नीशियम इन ईथर, और यहां पे डाला जा रहा है PCC। आओ बच्चों देखो, PbR3 काम में जहां जहां OH वहां वहां Br। इससे रिएक्शन करने के बाद आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा, और एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन करके ग्रिगनॉड रिएजेंट बनाएगा। ये देखिए क्या बनाएगा बच्चों, ग्रिगनॉड रिएजेंट बनाएगा। और यहां पर देखिए PCC इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and mild oxidizing agent convert primary alcohol to aldehyde. This is a primary alcohol, इसको एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा। ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल। अब क्या हो रहा है, ए और बी, ये ए है ये बी है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन C बनाया। अब देखिए बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कार्बोइल कंपाउंड जब ग्रिगनॉड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं, मैं इसी में कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो ये जो ग्रिगनॉड रिएजेंट का जो R होता है, R, ये R कार्बोनिल कार्बन के पास जाता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होते हैं, बन जाएगा एल्कोक्साइड आयन। वो एल्कोक्साइड आयन H+ से प्रोटॉन ले लेगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मैं तो डर गया, जस्ट ए मिनट, ये क्या बजने लगा था भाई। आइए तो आइए देखते हैं C क्या होगा। बच्चों मैं C को यहां बना रहा हूं, CH3 CH सर सामने देखना बेटा, CH। अब देखना O माइनस में बदलेगा, जो H+ से OH ले लेगा, और ये पूरी चीज
इस कार्बन के द्वारा जुड़ जाएगी CH2 CH CH3 CH3, दिस इज C, राइट। इस C में आपने डाला है, इस C में आपने डाला है क्रोमिक एसिड, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ध्यान दो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। होता तो ये माइल्ड है, होता तो ये माइल्ड है, लेकिन चूंकि ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक ले जाता है, इसलिए मैंने इसको स्ट्रॉन्ग ओए की कैटेगरी में रखा था, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक ले जाने वाले को हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो माइल्ड डालो या स्ट्रॉन्ग डालो, वो कीटोन में जाके रुक जाता है। तो मैंने इस माइल्ड को स्ट्रॉन्ग क्यों बोला था, इसलिए बोला था क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल को ये एसिड तक ले जाता है। खैर, ये बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है, ये बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है। तो अगर आप इसमें H2CrO4 डालोगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैं छोटा छोटा यहां पे बना रहा हूं, अगर आपको देख, जस्ट ए मिनट, एक कार्बन ज्यादा बन गया है, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। बात करते हैं इसके IUPAC नेम की। आपसे IUPAC नेम पूछा है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, 1 2 3 लेफ्ट से नंबरिंग की जाएगी, 1 2 3 4 5 6। इट इज 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 3-ol, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 3-ol, थर्ड इज द राइट आंसर। तो बहुत ही बढ़िया रिएक्शन यहां पे आपने पढ़ी। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट से, तो ग्रिगनॉर्ड का R कार्बोनिल कार्बन के पास जाएगा और O के पास H आ जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, राइट। तो 37 का बच्चों आंसर क्या हुआ, थर्ड आंसर हुआ। इसके बाद आपने हमसे क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है, ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आइए, अभी मैंने आपको कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिगनॉर्ड से कर दिखाई, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। क्या हुआ, ये बॉन्ड कटा, ये गया था इसके पास और सॉल्वेंट से इसने H ले लिया था और ये देखिए एल्कोहल बना था। अभी आपने ये रिएक्शन देखी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब हम लोग बात कर रहे हैं ईस्टर की। ये 1 कर दे रहे हैं, ये 2 कर दे रहे हैं, और ईस्टर की रिएक्शन ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट से करा रहे हैं। देखो बेटा तरीका फिर ये, अभी भी कार्बोनिल कार्बन है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो होगा इस पे अटैक करता है। अब जब ये इस पे जाके अटैक करता है तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 5, तो ये क्या करता है, इस लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। ये प्रोसेस 2 स्टेप में होता है, मैंने डायरेक्ट करके दिखा दिया है। तो R1C डबल बॉन्ड OR ये बन गया। अब ये बन गया कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिगनॉर्ड के प्रति हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये ग्रिगनॉर्ड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। तरीका आप समझ गए हैं, ये यहां जाएगा और इसको H मिल जाएगा। ये देखिए एल्कोहल बनेगा। तो कौन सा वो पॉइंट है जिस पे मैं जोर देने वाला हूं, रिएक्शन आपको मालूम थी। जब ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट ईस्टर से रिएक्शन करता है, ध्यान दो बच्चों, तो सबसे पहली बात है हमें टर्सरी एल्कोहल मिलता, सबसे पहली बात। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टर्सरी एल्कोहल के 2 एल्किल ग्रुप जो है वो ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट से आते हैं, तो 2 एल्किल ग्रुप मस्ट बी सेम। ईस्टर की रिएक्शन जब ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट कराते हैं
तो टर्सरी अल्कोहल वही हो सकता है जिसके दो एल्किल ग्रुप सेम होने चाहिए। तीनों सेम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दो मिनिमम सेम होने चाहिए, क्योंकि ये दो एल्किल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल से आ रहे हैं, ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट से आ रहे हैं। तीनों भी सेम हो सकते हैं, अगर ये भी आर ले लिया जाए तो तीनों भी सेम हो जाएंगे, लेकिन तीनों डिफरेंट नहीं हो सकते, राइट। इन्होंने पूछा विच टर्सरी एल्कोहल कैन नॉट प्रिपेयर, कैन नॉट प्रिपेयर, तो जाहिर सी बात है तीन एल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट हुए तो इसको नहीं बना सकते। देखिए जरा, टर्सरी एल्कोहल दो सेम, ये बनेगा, टर्सरी अल्कोहल दो सेम बनेगा। यहां पर देखिए तीनों के तीनों डिफरेंट है, ये नहीं बनेगा, और यहां पर देखिए तीनों सेम है, ये भी बनेगा। तो कौन सा नहीं बनेगा? थर्ड वाला नहीं बनेगा। ओके, ये रिएक्शन दी। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है। बच्चों एक मिनट, पानी पी लिया जाए। आ जाओ भाई, क्यों शर्मा रहे हो? आ गया, आ जाओ। 44 बड़े सवाल। ए वेरी गुड क्वेश्चन ऑन E2 एलिमिनेशन। बच्चों E2 एलिमिनेशन की सबसे पहली कंडीशन होती है बोथ ग्रुप मस्ट बी एंटी कोप्लेनर। द फर्स्ट कंडीशन फॉर E2 एलिमिनेशन इज both group must be anti-coplanar। एंटी-कोप्लेनर का बच्चों मतलब है, मान लो ये दो कार्बन है, तो अगर हैलोजन सॉलिड बेस से लगा है, ऊपर की तरफ है, तो जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो डैश पर लगा होना चाहिए। ओके, दोनों ग्रुप जो होने चाहिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में, बोथ ग्रुप मस्ट बी एंटी कोप्लेनर। सबसे पहली कंडीशन ये होती है, और फिर हम लोग सेट्ज़व रूल को लगाते हैं, पुअर बीकम पुअर। पहले ये देखते हैं और फिर हम लोग इस कंडीशन को लगाते हैं। ओके, आइए देखते हैं। मैं बिल्कुल प्यार से आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ठीक है, मैं वहीं पर कर देता हूं बच्चों, क्यों दोबारा बना के समय बर्बाद करूं। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए यहीं पर कर देते हैं। ओके, क्यों दोबारा बनाओ। देखिए ब्रोमीन, ये रहा अल्फा, ठीक। अल्फा के बगल में ये बीटा और ये भी बीटा है, ठीक। अच्छा, अब किस बीटा से H हटेगा? तो पहली कंडीशन होती है उस बीटा से H हटेगा जो Br के अपोजिट हो। अगर Br अंदर की तरफ है तो बीटा हाइड्रोजन बाहर की तरफ होना चाहिए। देखिए यहां पर जो बीटा H है वो अंदर की तरफ है, जबकि बीटा H हमें बाहर की तरफ चाहिए, तो ये वाला H हमारे किसी काम का नहीं है। और यहां पर देखिए दो H है, तो जाहिर सी बात है एक H अगर बाहर की तरफ होगा तो दूसरा H अंदर की तरफ होगा। यहां पे दोनों प्रकार के H है, तो कोई बढ़िया नहीं, हमें तो बाहर वाला H चाहिए था, तो यहां से H हटेगा, ये हटेगा और बीच में बॉन्ड आ जाएगा। तो ये देखिए, इससे जो एल्कीन बनेगी वो ये बनेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इधर आइए, ये हो गया अल्फा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अच्छा भाई, अब अगर ब्रोमीन है अंदर तो बीटा हाइड्रोजन होने चाहिए बाहर, इसका बीटा भी अंदर, ये नहीं हट सकता, और इसका बीटा H भी अंदर। मतलब किसी भी बीटा के पास ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, एबव टू द प्लेन हाइड्रोजन नहीं है, हमको चाहिए एबव टू द प्लेन, इसलिए इसका डीहाइड्रोजन नहीं होगा। नो E2 हो ही नहीं सकता,
क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एंटी कोप्लेनर हाइड्रोजन नहीं है, अंदर की तरफ ब्रोमीन है, तो बाहर की तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, जबकि नहीं है। इसमें आइए, ये ब्रोमीन, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। अब देखो ब्रोमीन है ऊपर, तो हमें H चाहिए अंदर, इसका H भी अंदर है, इसका H अंदर है, और इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस बीटा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इसका एक H होगा अंदर। ये क्या हो गया, इसका एक H होगा बाहर और एक H होगा इसका अंदर। हमें अंदर वाला H लेना था, तो ये H भी एलिजिबल है और ये H भी एलिजिबल है। अब क्या किया जाए, तो पहली कंडीशन एक से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन लगाइए, पुअर बिकम पुअरर, सेट रूल। यहां पर एक H है, यहां पर दो H है, तो पुअर को रिमूव करेंगे, जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां से H को हटाएंगे और यहां पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो दूसरे वाले का तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम होगी, इवन नहीं होगी, जीरो रिएक्टिविटी। पहले और तीसरे में देखिए ये मोर स्टेबल एल्कीन बन रही है, जबकि ये लेस स्टेबल एल्कीन है, तो ये मोर रिएक्टिव होगा और पहला वाला लेस रिएक्टिव होगा। तो 312 इज द राइट आंसर, 312 इज द राइट आंसर। सो सेकेंड इज द राइट आंसर। पहले देखते हैं E2 में एंटी कोप्लेनैरिटी और फिर देखते हैं E2 में सेट रूल। ध्यान रखिएगा ये नियम होता है E2 एलिमिनेशन का। 74 के बाद 44 के बाद आपने हमसे पूछा है, लास्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया है, बड़े होशियार हो। देखते हैं, चलिए करके दिखाते। बेटा पहली रिएक्शन देखते ही, ओहो, पहली रिएक्शन देखते ही आपको समझना चाहिए था दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नहीं कर पा रहे हो तो आइए मैं करके दिखाता हूं। देखिए बच्चों, आपको मालूम है लुईस एसिड या प्रोटॉनिक एसिड की उपस्थिति में एल्कीन हो या एल्किल हैलाइड हो या एल्कोहल हो, वो कार्बोकैटायन पैदा करते हैं। आप ध्यान से अगर देखें AlCl3 इज ए लुईस एसिड, आप देखिए प्लस माइनस लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉनों को देखते ही लाल टपकाने लगता है, यहां चला गया CH3CH प्लस और CH2 AlCl3 माइनस। ये देखिए कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। अब ये कार्बोकैटायन बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इस प्लस के द्वारा जोड़ दो यार सीधे, लेकिन हो सकता है मेरे स्टूडेंट AlCl3 के लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए मैं विधिवत आपको दिखा दे रहा हूं। कटा ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस से जाके जुड़ गया और एरिनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। राइट, ये प्लस, ये एरिनियम आयन बन गया जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। भले ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा हो, लेकिन इसने अपनी एरोमेटिसिटी को खो दिया है, इसलिए ये एरोमेटिसिटी को लाना चाहेगा। क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है ये यहां पर जाएंगे। अब सवाल बच्चों ये है कि यहां पर ये अपने आप नहीं जाएंगे। अगर इस H को प्लस के फॉर्म में निकालना है, एसिड के फॉर्म में निकालना है, तो बेस की जरूरत पड़ती है। हाँ बच्चों, वो बेस देखो ये है,
ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करते हैं, ध्यान दो सब लोग, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हुए तो यहां पर हो गया CH3, ये यहां पे मूव कर गए, ये बॉन्ड डबल हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, ये फिर से AlCl3 में बदल गया। तो आप अगर देखें फुल मैकेनिज्म मैंने आपको बताई है, ये सिंगल से डबल हो गया और ये क्यूमीन का फॉर्मेशन हो गया, ओके, और AlCl3 अलग हो गया। इस प्रकार से बच्चों बन गया क्यूमीन। दिस इज फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अगर बच्चों आप यहां पे प्रोटोनिक एसिड डालते तो ये सब झंझट आपको देखने को नहीं मिलता, आपको सीधे मिल जाता CH3CH प्लस CH3, इसको अटैक करवाते और डायरेक्ट आप क्यूमीन बना लेते। मुझे मालूम है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं कि AlCl3 किस प्रकार से कार्बोकैटायन को जनरेट करेगा, और बहुत से बच्चे कंफ्यूज इस बात को लेकर हुए कि कार्बोकैटायन तो जनरेट हो गया, अब AlCl3 हटेगा कैसे। तो वो ऐसे हटता है, ये जो क्यूमीन है आपने इसका कराया है एयर के द्वारा ऑक्सीडेशन, बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। मैं हटाने जा रहा हूं, ये इतना हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब क्यूमीन की रिएक्शन देखो, क्यूमीन का आपने एयर से ऑक्सीडेशन कराया, हमने कैसे सिखाया था क्लास में आपको, ये जो अल्फा H है, अल्फा H और अल्फा कार्बन के बीच में ये O2 जाके लग जाएगा और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जिसकी आप करा देंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। कुछ इस प्रकार से बॉन्ड कटेगा, ये OH यहां पे आके लग जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन अपने फ्री वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे। इस प्रकार से एसीटोन और फिनॉल प्राप्त होगा। तो आप अगर ध्यान से देखें, इन्होंने क्या पूछा है, X पूछा है, तो X क्या है, X तो हो गया ये क्यूमीन, Y हो गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड और Z हो गया एसीटोन। अब आप खुद बताइए, इन्होंने X और Z पूछा है, तो X इज क्यूमीन, क्यूमीन को आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं, एंड Z इज एसीटोन, आइसोप्रोपिल बेंजीन एंड एसीटोन। तो इसका आंसर बच्चों होगा फर्स्ट। ओके, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप टेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, मेरे पेपर को एंजॉय कर रहे हैं और घर पर एक दो बार इस पेपर को दोबारा लगा रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक स्ट्रेटजी आपको बताई थी, आप उसको फॉलो कर रहे हैं और इन टेस्ट पेपरों को दोबारा लगा रहे हैं। बच्चों मिलते हैं टेस्ट नंबर 8 के डिस्कशन में, जो फ्राइडे को होगा, और उसका डिस्कशन जो है, हाँ बच्चों हो सकता है कि टेस्ट 8 का डिस्कशन, हाँ एक बात बताना चाह रहे थे, टेस्ट 8 का डिस्कशन हो सकता है आपको सैटरडे को मिल जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो हो सकता है टेस्ट 8 का डिस्कशन, भैया पूरा लिख दें, टेस्ट 8 का डिस्कशन। वैसे तो सैटरडे को मिल जाएगा, वो तो आपको जैसे कि मिलता है, मिल जाएगा। अगर मुझे बाहर जाना पड़ गया तो सैटरडे के स्थान पर वो मंडे को मिल पाएगा, ठीक है। मोस्टली सैटरडे को भी टेस्ट 8 का डिस्कशन मिल सकता है, पेपर तो फ्राइडे को हो जाएगा, डिस्कशन मिलना चाहिए सैटरडे को, हो सकता है उसकी जगह पर मंडे को मिले। ओके, तो ओके बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और कुछ ऐसा कर दीजिए कि नीट में धमाल हो जाए। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।